सीतापुर जनपद के विधानसभा सेवता से खबर है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता आशीष प्रताप सिंह पूर्व विधानसभा प्रभारी रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में तिरंगा यात्रा मनाई जा रही थी, वहीं पर देखने को मिल रहा था कि पूरे क्षेत्र में तिरंगा में रंगा हुआ देश नजर आ रहा था। पूरे भारत के अंदर यह देखने को मिला। इस बार इस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेता आशीष प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है विधानसभा सेवता की तरफ से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और क्या कुछ कहा है, आइए हम वीडियो में सुनते हैं। जय हिंद। मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, मेरे सेवता क्षेत्र के भाइयों और बहनों, आज देश अपनी आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये गर्व और उत्सव का दिन है, लेकिन साथ ही आत्ममंथन का भी दिन है। आज़ादी के 80 वर्ष के बाद भी देश की बहुत बड़ी आबादी स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हम दुनिया के पटल पर दौड़ती अर्थव्यवस्था और भारत को उस पर चमकता हुआ सितारा बताते हैं। हमें गर्व है इस बात का, लेकिन हमें उस भारत को भी देखना है जहां आज भी एक आम आदमी, मेहनतकश आदमी, मजदूर, किसान, ड्राइवर, कंडक्टर और हमारे घरों में काम करने वाले लोग उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिन लोगों का मैंने नाम लिया वो इस देश की बहुत बड़ी आबादी हैं, बहुत बड़ी संख्या है। उसमें किसान से हम बात करते हैं। किसानें सरकारों, बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े मीडिया हाउसों से उन्हें अन्नदाता बताती हैं, बड़े बड़े नाम से बुलाती हैं, लेकिन क्या उनका जीवन आम जनजीवन कहलाता है? जो किसान चाहे अपनी खेती करता हो, अपने खेत पे करता हो या ठेके बटाई पे लेके करता हो, क्या इस अन्नदाता का जीवन मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है? क्या उसके पास एक मौलिक सुविधाओं भर की आय है, या उसके पास सरकार ने वो सुविधाएं मुहैया कराई हैं जिससे वो एक आम जनजीवन जी सके? अगर अचानक उसके घर कोई बीमारी, कोई आपदा आ जाए तो ये बहुत व्यवहारिक है कि उसके पास खेत बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। ये हालत है हमारे अन्नदाता की। जिस किसान के खेत से इस देश का पेट भरता है, उसके परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य कितना सुरक्षित है, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह सवाल हमें पूछना होगा, इस पर हमें बात करनी होगी। और यही सवाल उस बड़ी आबादी के बारे में भी है जो खेतीहर मजदूर है, जो दिन के 400 से 500 रुपए कमाकर अपना जीविका चलाते हैं। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनके बारे में बात कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो हमारे गांव, खेड़े क्षेत्र से आती है, शहरों में काम करती है, आसपास के क्षेत्रों में जहां होता है काम करती है। ये दिहाड़ी मजदूर 400-500 रुपये कमाकर अपना जीवन चलाते हैं, टेम्पो चला के काम चलाते हैं, टैक्सी चालक हैं ये, और दूसरे मेहनत का काम करते हैं। ये लोग हैं, ये वही लोग हैं जो देश के विकास का पहिया हैं, जिनके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। सुबह से रात तक मेहनत करने वाला ये आदमी शहर चलाता है, बाजार चलाता है, परिवहन चलाता है और इस अर्थव्यवस्था को चलाता है। ये भी टैक्स, देश के टैक्स पेयर हैं। इनको भी अधिकार है मौलिक सुविधाओं का, एक अच्छी शिक्षा का, एक अच्छे स्वास्थ्य का। लेकिन इनके जीवन के बारे में सत्ता, पार्टियां, सरकारें बात करना दूर, देखना तक बंद कर दिया है। बड़े बड़े शहरों की चमचमाती कॉलोनियों के पास, उन मलिन बस्तियों में जो लोग रहते हैं, चाहे चिलचिलाती गर्मी हो, चाहे कड़कड़ाती कपकपाती ठंड हो,
लेकिन उसमें वो जीवन गुजारते हैं और इस चमचमाती दुनिया, चमचमाते लोग और इस अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। उनकी ज़िंदगी में बदलाव कब आएगा? ये समाज के मुख्य धारा में कब आएंगे? मेरा सवाल है, 500 रुपये की मजदूरी में कोई आदमी चलाए भी तो कैसे घर चलाए? बच्चों को पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए? इलाज कराए तो कैसे कराए? प्राइवेट स्कूल उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं। सरकारी स्कूल बंदी की तरफ आ रहे हैं। तो हम आखिर ये समाज, ये देश कैसा बना रहे हैं? जिसके श्रम से ये देश चलता है, जिसके जीवन में भी बदलाव दिखना चाहिए, यही सामाजिक न्याय है। यही हमारे संविधान की, इस लोकतंत्र की मूल भावना है। इस संघर्ष में सिर्फ पुरुष नहीं है, हमारे माएँ बहनें, उसी तबके से आने वाली आधी आबादी भी है। एक तरफ बड़े बड़े होर्डिंग और मीडिया के जरिए सरकारें कहती हैं बेटी बचाओ अभियान चलाती हैं, वहीं दूसरी तरफ 20 रुपए की कीमत में आने वाला सैनिटरी पैड न मिलने से लाखों करोड़ों महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये केवल किसी योजना का विषय नहीं है, ये उनके सम्मान और उनके अधिकार का सवाल है। किसी तरह अगर गरीब परिवार का लड़का, बच्चा, युवा पढ़ लिख भी गया, मेहनत करके आगे बढ़ भी गया, तो उसके रोजगार के अवसर का सवाल खड़ा होता है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे लोगों की है, उन लोगों की है जिनको जनता ने चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजा है। उनका उत्तरदायित्व है कि वो उनके अधिकारों की बात करें, वो उनके लिए व्यवस्थाएं करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। युवा को रोजगार मिले, किसान को सम्मान से जी सके और मेहनतकश अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके, यही सत्ता शासन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अब सवाल है कि हम कैसा भारत बना रहे हैं और हमें कैसा भारत चाहिए। मेरी नज़रों में या हम सब की नज़रों में ये भारत राजा राम मोहन राय का होना चाहिए, लोक माता अहिल्याबाई का भारत होना चाहिए, ज्योतिबा फुले का भारत बनना चाहिए, सावित्रीबाई फुले का भारत बनना चाहिए, भगत सिंह का भारत बनना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच का भारत होना चाहिए, उन महापुरुषों की सोच का भारत होना चाहिए जिन्होंने न्याय, समानता, समता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष किया। और जब हम ये सवाल करते हैं कि भारत कैसा होना चाहिए, तो हमें संविधान की तरफ देखना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जिसमें पहली लाइन में कहा जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मैं बार बार कहता हूँ, अवसर की समता प्राप्त करने की लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बात कही गई है। इस प्रस्तावना को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझाने के लिए बनाया गया है। इसमें व्यक्ति की गरिमा की बात है, व्यक्ति की गरिमा जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज यही व्यक्ति, इसी व्यक्ति की गरिमा कभी थाने में, कभी ब्लॉक में, कभी नौकरशाही में और कभी राजनीतिक प्रतिनिधियों के व्यवहार में तार तार होती दिखाई देती है। उनकी गरिमा का आए दिन हनन होता है। और इससे भी बड़ी बात, देश की एकता और अखंडता जो सर्वोपरि है। भारत की एकता और अखंडता किसी भी सत्ता, किसी भी सरकार और किसी भी विचारधारा से ऊपर है। आप जब भी राजनीतिक सत्ता या कोई भी ऐसी प्रवृत्ति सामने आती है,
जो समाज के बीच विभाजन पैदा करती है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ाती है, तो हमें अब उसके खिलाफ लोकतांत्रिक और संवैधानिक आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए लोकतंत्र भी उतना ही ज़रूरी है। भारतीय संविधान हमें अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार देता है। लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं है, सवाल पूछना अपराध नहीं है। लोकतंत्र में अहंकार नहीं, संवाद होना चाहिए। संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए और हम भारत के लोग की भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। न हिंदू पहले, न मुस्लिम पहले, न सिख, न ईसाई, सबसे पहले हम भारत के लोग हैं। यही हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है, यही हमारी एकता है, यही हमारे संविधान की भावना है। और इसलिए आज़ादी का अर्थ केवल अंग्रेज़ों से आज़ाद होना नहीं है। आज़ादी का अर्थ है भूख से आज़ादी, अशिक्षा से आज़ादी, बीमारी से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी और उस व्यवस्था से आज़ादी जो किसी भी व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमें ये सवाल पूछना होगा, क्या हम भारत को ऐसा बना रहे हैं जहां मेहनत करने वाले को सम्मान और अवसर मिले, या ऐसा भारत जहां एक बड़ा तबका अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करता रहे। हम सबको एक ऐसे भारत का सपना देखना है जहां गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, युवाओं को रोजगार मिले, किसान सम्मान से जी सके, महिलाओं को स्वास्थ्य और सम्मान मिले और हर नागरिक गरिमा के साथ जी सके। गरिमा, उसकी गरिमा संविधान की मूल भावना में लिखा है कि उसकी गरिमा का सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी संविधान में उसको दी गई है। ये संविधान की भावना है, यही लोकतंत्र की आत्मा है और यही सच्ची आज़ादी है। हाँ से हिंदू होता है और माँ से मुसलमान होता है और हम से मिले तो हिंदुस्तान होता है। इसी के साथ आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।